जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस पढ़ने वाले हैं और लेंस मेकर फार्मूला जो इसका ही आगे कंटिन्यूएशन है एंड पावर ऑफ अ लेंस। ये तीन टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ये जो है ये पार्ट है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो सीबीएसई का टॉपिक है और ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेस्ड है। एंड बट वन थिंग इज देयर कि इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, एनी बोर्ड एंड फ्रॉम एनीवेयर, बिकॉज आई टीच कंसेप्चुअली। तो वो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं या आईसीएससी के हैं या फिर आईएससी के हैं, आईसीएससी तो नहीं आईएससी के हैं, या एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड हैं, तो कोई भी इन वीडियोस को देख सकता है और कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट। सो जो टर्म है वो हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। इसके आगे का पार्ट हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कवर किया हुआ है, तो आप वो पार्ट जरूर देख लीजिएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस। अब उसमें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर वगैरह के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो फोकस क्या होता है, एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, और जो मिरर फार्मूला है वो क्या है, एवरीथिंग स्फेरिकल मिरर फार्मूला, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। तो आप रेफरेंस के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या टर्म है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ ले, फिर हम डेरिवेशन पे चलेंगे। तो टर्म क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, राइट? ये एक स्फेरिकल सरफेस है। अब इस वाले स्फेरिकल सरफेस पे, ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। इस स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये स्फेरिकल सरफेस है जिसका जो ये पार्ट है, यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर टेकिंग एज n1, एंड ये स्फेरिकल सरफेस इज मेड अप ऑफ ग्लास, और इस ग्लास वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n2। एक पार्ट ये क्लियर हो गया। अब ये अगर स्फेरिकल सरफेस है तो स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, राइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो हमने इस पार्ट में ये स्मॉल पेरिफेरी लिया है इसका, ये जो पार्ट है ना, ये सेक्शन, दिस सेक्शन वी हैव कंसीडर, राइट? यस। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे सी जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, राइट? इतना पार्ट क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर से ये जो पार्ट है इसको हम पोल बोलते हैं, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या है, अच्छा ठीक है, आगे का पार्ट मैं फिर से डिस्कस करता हूं। तो एज यू कैन सी इतना पार्ट क्लियर हो गया, बिकॉज डायग्राम में ही सब कुछ है। डायग्राम वंस डायग्राम पार्ट आपको पूरी तरह समझ में आया तो डेरिवेशन विल बी सो इजी फॉर यू पीपल। नाउ यू कैन सी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ऐसा जो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, राइट? और यही ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट के फॉर्म में ले लें तो दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट? तो यहां जो कुछ हम अभी स्टडी करने वाले हैं उसमें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये टर्मिनोलॉजीज मस्ट बी क्लियर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, और आपको पता है कि स्फीयर है, स्फीयर से हम कहीं से भी नॉर्मल ड्रॉ करें, अगर ये सरफेस के 90 डिग्री हो रहा है तो ये कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा, चाहे हम सी लिखें या जो भी है,
तो ये सी से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंपलसरी है, इसके जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करने वाले हैं ऐसे करने वाले। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से ये इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑब्जेक्ट बनाता है दैट इज अल्फा, जो इमेज बनाता है वो बीटा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनता है वो गामा है। ये तीनों टर्म आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने क्या बताया कि लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए, बट हमें पता है जब ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये ऐसे बेंड हो गया, और जहां पे ये मिला यहाँ पे इसका इमेज बन गया, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इमेज बन गया तो ये इमेज डिस्टेंस है दैट इज v, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। इतना पार्ट ये डायग्राम के लिए हो गया। डायग्राम में आप याद रखिएगा कि अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है, अल्फा बनाया, ये रिफ्रैक्टेड रे है, बीटा बनाया, और ये नॉर्मल दैट इज गामा विद प्रिंसिपल एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विद प्रिंसिपल एक्सिस। खत्म बात। तो ये पार्ट सारे क्लियर हो गए, यहां तक आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम यहाँ पे कुछ assumptions करने वाले हैं। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो मैं नीचे वो पार्ट लिख दूंगा, बट मैंने एक्सप्लेन किया डायग्राम पार्ट, यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप पीछे वीडियो करके ये पार्ट आप देख लीजिए कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या बताया है, ठीक है? बिकॉज डायग्राम समझेगा तो डेरिवेशन समझेगा। अब हम देखें, ये हमारा एजम्पशन है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो पेरीफेरी है ना, ये बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, और ये कर्व पार्ट है। कर्व पार्ट का स्मॉल पार्ट अगर हम लेते हैं तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन होगा, इसलिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इसको हम वेरी क्लोज टू m समझ रहे हैं, राइट? तो हमेशा ये डिस्टेंस को मैं mn ही कंसिडर करूंगा। अगर इसको मैं n एज्यूम कर लूँ ना, n, तो n या जो भी है s कुछ भी ले लें, तो nm is close to ns, राइट? सो m is close to s, तो हम इसको हम एक ही टर्म लेने वाले हैं, तो याद रखिएगा, ये मैं बार बार यूज करूंगा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें, तो इसमें आपको कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है, हमें चाहिए क्या, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, जिसका डायग्राम वगैरह हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्या हमें एक चीज पता है कि लाइट जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है तो रिफ्रैक्ट हो रहा है, और रिफ्रैक्ट होगा तो हम उसमें रिफ्रैक्शन जहां भी हुआ वहां पे स्नेल्स लॉ यूज करने वाले हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, या फिर अगर एंगल्स आर वेरी स्मॉल देन n इज इक्वल्स टू आई बाई आर, या मैं ऐसे भी लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n हम क्या लिखते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया हुआ, अच्छे से बताया हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट इज
द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसमें लाइट जा रहा है तो किसमें लाइट जा रहा है, N2, तो N2 बाई जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, एंड इट इज इक्वल्स टू साइन I बाई साइन R. सो कीप दिस पार्ट इन माइंड, राइट. इसको आगे हम लोग यूज करेंगे. अब मैं चलता हूं मेन पार्ट पे. तो आई होप डायग्राम पार्ट अच्छे से आपको समझ में आया, क्या हमें फाइंड आउट करना है वो भी समझ में आया. सो चलते हैं हम लोग. आप ये ट्रायंगल में देखो, अल्फा बीटा गामा के हम एंगल्स निकालें सबसे पहले. अच्छा, उससे भी पहले हम क्या करें, ठीक है, हम निकालते हैं. तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको हम ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं, एम इज क्लोज टू दिस पॉइंट. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम एज्यूम कर रहे हैं. तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन में देखें तो इन ट्रायंगल ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन, ओ एम एन में आप देखिए tan अल्फा इज क्लोज टू अल्फा फॉर वेरी स्मॉल एंगल. हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा ऑल आर वेरी स्मॉल एंगल्स, राइट, वेरी स्मॉल एंगल्स, क्योंकि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है इसलिए ऐसा कंडीशन है. तो tan अल्फा इज वेरी क्लोज टू अल्फा विच इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इट विल बी mn अपॉन om, mn अपॉन om, mn अपॉन om. mn क्या है, mn एज इट इज mn है अपॉन om, om इज u. या मैं इसको बाद में सब्स्टिट्यूट करूं और साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दूं. अगर मैं अभी साइन कन्वेंशन अप्लाई करूं तो साइन कन्वेंशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो कि इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए. तो जो राइट का पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, ये ओरिजिन हो गया कोऑर्डिनेट का. लेफ्ट वाला पार्ट इज नेगेटिव, ऊपर वाला पार्ट इज पॉजिटिव, नीचे वाला पार्ट इज नेगेटिव. तो ये u जो है लेफ्ट में है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम हमेशा माइनस लिखेंगे. v जो है इसके लिए वो प्लस v होगा. और फोकस इसका किधर होता है, एक्चुअल में रेज इधर मीट होती है तो इसका फोकल लेंथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर r जो होगा वो पॉजिटिव होगा, राइट. इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है. तो मैं यहाँ पे माइनस u लिख सकता हूं, राइट. चलिए मैं इसको माइनस u डाल दिया इन बिगनिंग वाले, राइट, हम लोग यूज कर लेते हैं. और अब देखें नेक्स्ट वाला पार्ट, कौन सा ट्रायंगल चाहिए हमें, n2 by n1 था, कौन सा चाहिए, हम ट्रायंगल ले लें. हमने अल्फा का निकाल लिया, अभी बीटा वाला टर्म देखें. तो tan बीटा चाहिए, तो इन ट्रायंगल NMI, NMI, तो इन ट्रायंगल NMI, NMI में वापस tan बीटा क्या मिलेगा, tan बीटा इज क्लोज टू बीटा, और tan थीटा मतलब tan बीटा क्या होगा, mn अपॉन mi, mn अपॉन mi. बट mn तो mn है और mi क्या है, mi इज v, बट v इज पॉजिटिव, तो v, राइट. अभी तीसरा ट्रायंगल ले लें हम लोग. इन ट्रायंगल कौन सा, गामा के लिए, गामा के लिए. तो इस ट्रायंगल में tan गामा क्या होगा, देखिए हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं. tan गामा इज mn अपॉन cm. tan गामा इन ट्रायंगल NMC, NMC, NMC में tan gamma will be what, mn upon cm, mn upon cm.
but Cm is R, right? Mn upon Cm, sorry, tan gamma is close to gamma, ये भी स्टेप लिखना जरूरी है. Tan gamma is close to gamma. Tan gamma is close to gamma, which is equals to Mn upon Cm, which is Mn upon Cm क्या है? Cm is R, radius of curvature, which is plus R. तो मैं इसको इक्वेशन A, इसको B, इसको इक्वेशन C ले लेता हूं, राइट? इतना पार्ट क्लियर हो गया. अब हम एक काम और करते हैं. हम देख रहे हैं यहां हमने लिखा हुआ है अल्फा, बीटा एंड गैमा. अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा हमें चाहिए, लेकिन हमें अप्लाई लास्टली क्या करना है? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ में I और R होता है, N1 N2 हमें लेना है. तो I और R का टर्म चाहिए. I और R अल्फा बीटा गैमा के टर्म में नहीं है. तो मैं एक काम करता हूं, आप ध्यान से देखिए इसको. मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं जिसका नाम है, जो ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, दिस वन. दो ट्रायंगल हम लेंगे, एक हम I के लिए ले रहे हैं, दूसरा R के लिए लेंगे. तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला. तो आप, मैं यहाँ पे भी इसको भी आगे एक्सटेंड कर रहा हूं. तो इन ट्रायंगल ONC, एंगल I जो है ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल. इन ट्रायंगल ONC, इन ट्रायंगल ONC, I इज द एक्सटीरियर एंगल. हालांकि वो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको. I एक्सटीरियर एंगल है. तो एक्सटीरियर एंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि किसी ट्रायंगल में, ये कोई ट्रायंगल है, अगर मैं ऐसा ही ड्रॉ कर दूं, चलिए ऐसा ही ड्रॉ कर देता हूं. ये ट्रायंगल है, दिस वन लाइक दिस. ये एंगल I है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा गैमा है. तो हमने क्या पढ़ा हुआ? I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गैमा. मैं ही लिख देता हूं. सो इन दिस ट्रायंगल, एंगल I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गैमा, राइट? I तो हमें चाहिए, I हमें चाहिए. तो मैं एक काम करता हूं, अल्फा और गैमा का ये जो वैल्यू है ये यहां पे डाल देता हूं. सो देयरफॉर एंगल I विल बी अल्फा. अल्फा क्या है हमारा? अल्फा इज हियर mn upon minus of u plus gamma. Gamma is this part, mn by r. तो mn by r, ये हमारा I हो गया. फाइन. सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कनेक्ट करके रखना है. I हमें मिल चुका. दिस इज आर इक्वेशन 1 से. अभी इन ट्रायंगल, अब देखिए हमें क्या चाहिए? R चाहिए. I ढूंढने के लिए हमने ऐसा किया. अभी R ढूंढने के लिए हम क्या करें? हमें R चाहिए. सो कीप दैट इन माइंड. हमें क्या चाहिए? R चाहिए. तो R के लिए, R ये वाला एंगल है, तो ये वाले एंगल के लिए हम ये वाला ट्रायंगल देख लें. इन ट्रायंगल NIC, ध्यान रखिए, NIC, हम ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल की. इस वाले ट्रायंगल में R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गैमा, क्योंकि ये एक्सटीरियर है ना, तो आई कैन से गैमा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, राइट? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो इन ट्रायंगल NIC, वापस से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो वी विल गेट गैमा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा. I नहीं है, ये एंगल बीटा है. R प्लस बीटा इज गैमा. तो हमें क्या चाहिए? हमें R चाहिए. तो R क्या हो जाएगा? R विल बी गैमा माइनस बीटा. सो एंगल R विल बी गैमा और बीटा निकाला हुआ है, गैमा एंड बीटा. तो गैमा क्या है? mn बाई R. mn बाई R माइनस बीटा इज mn अपॉन v.
mn अपॉन v, राइट। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर, आई कैन टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये इक्वेशन 2 मिल गया, I मिल गया, R मिल गया। अब हम क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्नेल्स लॉ चाहिए। I, R, N1, N2 ऑलरेडी पता है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ अब हम यही पार्ट अप्लाई कर लें, तो आई विल से अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, दैट इज N2 by N1 is equals to sin I by sin R। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर अल्फा बीटा गामा स्मॉल एंगल्स हैं तो I एंड R आल्सो विल बी स्मॉल एंगल्स, तो साइन I को हम I ले लेंगे, साइन R को R ले लेंगे, बिकॉज वापस से साइन थीटा इज वेरी, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज क्लोज टू थीटा। और tan के लिए भी वही है, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स tan थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा, sin थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा। तो I can say therefore N2 by N1 is equals to I by R, या ठीक है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो N1 N2 by N1 इज इक्वल्स टू, ठीक है मैं I by R कर देता हूं, यहां रीजन डाल देता हूं, सिंस फॉर स्मॉल angles sin I is close to I and sin R is close to R, राइट, ये रीजन हो गया। तो अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो N1I is equals to N2 into R, N1I is equals to N2 into R। हम नेक्स्ट पार्ट पे करेंगे। सो हमें मिला N1I is equals to N2 into R। अब देखिए I और R के वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, I एंड R के वैल्यूज ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू mn अपॉन माइनस यू प्लस mn बाई R, mn बाई माइनस यू, mn बाई माइनस यू प्लस mn बाई R, ये टर्म है। I का वैल्यू इज इक्वल्स टू N2, R का वैल्यू देखें, ये फिर से एक बार कंफर्म कर लें, mn बाई माइनस यू, mn बाई माइनस यू प्लस mn बाई R। अभी R का वैल्यू क्या है, mn बाई R माइनस mn अपॉन V, mn बाई R माइनस mn बाई R माइनस mn अपॉन V। ये हमने कौन से इक्वेशन यूज किए, ये हमने ये यूज किए इक्वेशन 2 एंड 3। तो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, राइट। अब देखिए mn 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 कॉमन एंड गेट कैंसल, तो हमें मिला n1 अपॉन माइनस यू प्लस n1 बाई R, n1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और mn दोनों में कॉमन है, इधर भी दोनों में कॉमन है, तो हमने खत्म कर दिया, कैंसल, कॉमन एंड कैंसल एक ही स्टेप में। तो ये बचा n1 बाई माइनस यू प्लस n1 बाई R इज इक्वल्स टू n2 बाई R माइनस n2 अपॉन V, राइट। अभी R वाले टर्म्स एक साइड कर लें और इसको हम इधर कर लें, तो N2 बाई R माइनस N1 बाई R, क्या किया हमने, इसको इधर कर दिया, और इसको इधर कर लें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म मैं पहले लिखता हूं, सो इट विल बी N2 बाई R माइनस N1 बाई U, राइट। अभी यहां पे 1 बाई R कॉमन है, सो आई कैन राइट
1/r हमने कॉमन ले लिया और क्या मिलेगा हमें, 1/r कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n1, और इधर क्या मिला, n2/r माइनस n1/u, सॉरी r नहीं है, n2/v है, दिस इज रॉन्ग स्टेप, n2/v, इसको हम इधर लेके आए ना, n2/v माइनस n1/u, यहां बचा n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू दिस टर्म। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाइड वे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस बिकम n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, n2 माइनस n1/r या this term by r, like this way. So this is the final expression for the refraction through the thin spherical surfaces. I hope समझ में आया। अब ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि लेंस मेकर के लिए बेसिक कंसेप्ट यही रहेगा। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, r radius of curvature, n1 is the refractive index of the air in this case, and n2 is the refractive index of the material जिसका हमने क्या लिया है, थिन स्फेरिकल सरफेस लिया है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉसिबल केस हम यहीं से ले लें कि मान लो ये हमने कहां से कहां लिया है, दिस इज फ्रॉम रेरर टू डेंसर का केस लिया है। कहां से कहां, रेरर टू डेंसर का केस। बट अगर डेंसर टू रेरर होगा तो ये टर्म स्विच हो जाएंगे, n1/v माइनस n2/u इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2/r, राइट। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये जो स्विच वाला टर्म मैं अभी बता रहा हूं इसको अगले डेरिवेशन में मैं यूज करूंगा, और अगला डेरिवेशन हमारा किसका है, दैट इज द लेंस मेकर्स फार्मूला, राइट। सो आई होप ये भी एंटायर पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। सो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, वही है रिफ्रैक्शन बाय अ लेंस, ठीक है। अब इसमें दो मेथड आ सकता है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस ले लें या बाई कॉन्केव लेंस ले लें या बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लें, तो कोई भी चलेगा। मैं ऐसे स्पेसिफिकली कभी पूछता नहीं, अगर पूछा भी तो हम सेम मेथड है, हम कर लेंगे। तो एक मेथड आप अच्छे से समझिए। यहां देखिए मैंने फॉर्मूला वापस प्रीवियस वाला ले लिया, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1/r, जो हमने यहां पे निकाला, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1। बट ये याद रखिए ये किसके लिए लिया है, जब लाइट बीम was passing from rarer to denser, rarer to denser। बट यहां दो केसेस होंगे, rarer to denser as well as denser to rarer। तो क्या स्विच करना है वो मैंने बता दिया है, अब आप याद रखिए इस पार्ट को। तो मैंने यहां कुछ समझाने के लिए केसेस लिए हैं कि ये हमारा लेंस है, लेंस में दो सरफेसेस हैं। अगर मैं इसको लिखता हूं, ये जैसा लिखा है ABC और ये D है। अगर मैं कर्वेचर ABC वाला लेता हूं सरफेस, और एक है ADC, दो है, तो यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ बेसिक रूल्स के साथ कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस का, और यहां से इंसिडेंट रे जा रही है, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए। बट ये डेंसर मीडियम है और यहाँ रेरर है, तो डेंसर से रेरर में गया तो इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल, राइट। तो यहाँ इसका फाइनल इमेज बन गया। हमने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ, और सारे डिस्टेंसेस ये ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाते हैं। ये वाला डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया,
और जहां पे इमेज बना ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस हमारा v हो गया, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है, ये सारे टर्म्स हमें पता है। और n1 आई विल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, n2 इज द डेंसर मीडियम और n1 वापस रेयर मीडियम। ठीक है, अब इसमें बेसिक पार्ट में आपको क्या करना है, ये तो फाइनल एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें बेसिक में क्या पता है कि कोई भी लेंस जो है वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलके बना है, एक ये वाला सरफेस, दूसरा ये वाला सरफेस। तो मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं कि जब पहला केस ले लेता हूं कि फॉर दिस सरफेस, इस सरफेस के लिए, तो यहां हमने सरफेस क्या ले लिया है, ABC। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका जो ये ग्लास का है, राइट, थिन सरफेसेस है ना, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो जब लाइट बीम इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यहां ये चीजें मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। जब ये दूसरा सरफेस नहीं था, अगेन आई विल टेल यू कि इट इज द कंडीशन फॉर सरफेस या कर्वेचर, हम लोग बोलते हैं कर्वेचर लिख सकते हैं या सरफेस लिख सकते हैं, ABC के लिए। अब ध्यान से देखिए लाइट कहां से कहां जा रहा है, n1 टू n2, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कहां पे मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, तो इमेज कहां बना, सॉरी ये रेडियस नॉर्मल कहां पे मिला, एट रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका इमेज यहां पे बन रहा है, राइट, यहां पे I1 को मैं इमेज, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, राइट, और ये जो इमेज डिस्टेंस है इसको मैं v1 ले लेता हूं, राइट, u v1 या v डैश ले ले, चलेगा, v चलेगा फाइनली, ओके। तो v1 हम ले लें, राइट, v1 ले ले या bi ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर दिस सरफेस आप देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने n1 r1 बोला, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला बराबर है ये, वहां भी हमने पीछे देखा था, तो लाइट वाज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, n1 टू n2 था, तो इमेज डिस्टेंस u था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v है, तो यहां हमने v डैश ले लेना है, क्या ले लेना है, v डैश। यहाँ मैंने शायद v1 लिया है, अभी मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, इट इज v डैश इमेज डिस्टेंस। तो फॉर दिस सरफेस हमारा कंडीशन क्या हो गया, n2 बाई v इमेज डिस्टेंस, यहां पे v डैश है, माइनस n1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, सारे केसेस में u है तो इसको u ही रखते हैं, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1, राइट, ये कंडीशन हमें मिल गई। आई विल से दिस इज आवर इक्वेशन 1, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस इतना लिख सकता हूं कि व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम n1 टू n2 एंड लेट इट्स इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज इज फॉर्म्ड एट I1, राइट, एट डिस्टेंस v। ये पार्ट आप याद रखिएगा, हमने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। अभी दूसरा मैं यहाँ थोड़ा सा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कि फॉर सरफेस ABC लेट इमेज इज फॉर्म्ड एट I1, लेट इमेज इज फॉर्म्ड एट I1 एंड इमेज डिस्टेंस इज v डैश, मेंशन कर दें, इमेज डिस्टेंस इज v डैश,
एंड रिफ्रैक्ट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का ABC का R1 है तो R1 ले लिया। अभी दूसरा देखें, जब ये सरफेस कांटेक्ट में आ गया, कौन सा, ABC, पहले हमने क्या देखा, ये सरफेस था, दिस सरफेस, तो इसका इमेज वाज फॉर्म्ड एट I1। बट जब दूसरा सरफेस आ गया तो ये जो इमेज है ना, ये इमेज ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करता है और उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, एंड दैट्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I। तो जो I1 हमारा क्या था, इस सरफेस के लिए जो इमेज था, ABC के लिए जो इमेज बना था I1, it will act as the virtual object for surface ADC। ADC के लिए ये क्या रहेगा, ये जो इमेज था ABC के लिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंड दैट्स फाइनल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट I। कीप दैट इन माइंड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया इस केस के लिए, U जो है वो U becomes I1, सॉरी U becomes क्या लिया है, V dash, U becomes V dash, U becomes V dash and V becomes this part. This is final image is V, right? Final image is DI which is at V. I hope ये पार्ट समझ में आया। मैं फिर से एक बार समझा दूं कि जब सिर्फ सरफेस ABC था तो ऑब्जेक्ट O का इमेज वाज फाउंड एट I1, बट जैसे ही दूसरा सरफेस फिर से आया, यहाँ पे दूसरा सरफेस आया, तो ये जो इमेज था वो इमेज वहां पे ना बन के यहाँ पे बन गया। इसका मतलब ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम किया था और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो I पे बना। इसको आप 2-3 बार रिपीट करके सुन सकते हैं, आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज है, यहां लाइट N1 to N2 जा रहा था सरफेस ABC के लिए, लेकिन जब ये सरफेस आ गया ADC, तो लाइट कहां से कहां जा रहा है, N2 से N1 की तरफ, N2 से N1 की तरफ, राइट? यस, दिया हुआ है, ये N2 दिया हुआ है, N1 दिया है। तो इस केस में हम क्या ये कर सकते हैं, तो मैं यहां लिख दूं कि व्हेन सरफेस ADC comes in contact, then object I1 लिखा है, V dash I will write V dash act as virtual object and its final image is formed at I, right? That is V at distance V. DI is V. And light is moving from N2 to N1. Keep that in mind. अब इसको वर्डिंग्स में नहीं लिख रहा हूं मैं, तो क्या हम स्विच करेंगे, N2 के जगह ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, N2 के जगह लाइट पहले कहां से कहां था, इस केस में N1 to N2 था, तो N2 by V लिखा था हमने पूरा V डैश। अभी ये N2 to N1 जा रहा है, तो टर्म हम स्विच करने वाले हैं, सो N1 अपॉन V जो इमेज था, इस केस में इमेज डिस्टेंस V था ना, यहां इमेज सेकेंड सरफेस में इमेज जो है वो कहां पे बना है, इमेज जो बना है वो है V, राइट? इमेज V है, माइनस
n1 की जगह n2 हो जाएगा, और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, v डैश है, राइट, v डैश, v डैश ये ऑब्जेक्ट था ना, एज आई हैव रिटन कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सो इज इक्वल्स टू, आगे ये भी टर्म स्विच हो जाएगा, n1 माइनस n2 बाई r2, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का क्या है, r2 है, राइट, यस और नो। तो आई होप इतना पार्ट आप लोग का क्लियर हुआ। अभी हम देखें तो दिस इज आवर इक्वेशन 2 से, आई होप ये पार्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यही सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। आई होप ये पार्ट आप लोग को समझ में आ गया। अभी क्या करें, हम दोनों इक्वेशन को, क्योंकि लेंस जो है दो सरफेसेस से मिलके बना, ये एक सरफेस का कंडीशन है, ये दूसरे सरफेस का कंडीशन है, और लेंस दोनों सरफेसेस से मिलके बना है, तो हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मुझे थोड़ा बार बार रिपीट करना पड़ेगा इसको, यस वी विल डू। पहला इक्वेशन क्या है, n2 अपॉन v डैश, n2 अपॉन v डैश, मैं एक काम करता हूँ, प्रोबेबली नहीं हो पाएगा, ठीक है, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1। दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये इक्वेशन में फिर से लिख दूं, ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं हम लोग ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये यही है, n2 अपॉन वी डैश, चेक कर लीजिए, n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई r1, करेक्ट। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश, n1 अपॉन v, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश is equals to n1 minus n2 by r2। This is our equation 2। तो अभी इन दोनों को ऐड करना है, LHS को LHS में, RHS को RHS में करिए, तो n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करिए, n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n1 माइनस n2 बाई r2, राइट। अभी हम ये पार्ट देखें, कुछ टर्म्स हमारे कैंसिल होने वाले हैं, बिल्कुल, n2 अपॉन वी डैश माइनस n2 अपॉन वी डैश, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अब मैं प्लस को पहले लिखूं, माइनस वाले को बाद में, तो n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, राइट, इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, ये कॉमन है, देखिए कॉमन तो नहीं है, ये n2 माइनस n1 है, ये n1 माइनस n2 है, लेकिन जब मैं अगर इसको स्विच करूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 1 बाई r2 आ जाएगा, तो इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, राइट। अभी n1 कॉमन है, एक स्टेप और ले लें, n1 कॉमन है, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। सो n1 को हम इधर ले जाके डिवाइड कर दें, सो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई n1 बाई n1, n1 डिवाइड कर दिया, इन ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। अब ध्यान दे,
N2 बाई N1, N2 बाई N1, ये N1 है, सॉरी, दिस इज N1 एंड दिस इज N2, तो हमने लिखा था N इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है अपॉन जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n मिल गया हमें N2 बाई N1, तो N2 बाई N1 क्या हो जाएगा, n, और N1 बाई N1 1, तो n माइनस 1 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल गया, क्या मिला, अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ऐड कर देता हूँ। तो हमें क्या मिला है, हमें मिला फाइनली क्या मिला था, वापस देख लें, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू ये N2 बाई N1, और ये ठीक है मैं ऐड कर लेता हूँ। सो दिस विल बी 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन N1, एक बार लिख देता हूँ मैं पूरा स्टेप, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो हम इसको लिख सकते हैं, ये स्टेप मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, N2 बाई N1 जो कि फाइनली N हो जाएगा माइनस N1 बाई N1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 एंड इट इज 1 अपॉन V माइनस 1 बाई U। सो इसको हम n ले लेंगे, हमने पीछे बताया ये कि सिंस n इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, जिस मीडियम में लाइट जा रहा है अपॉन जिस मीडियम से आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये n हो गया माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, करेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, लेंस मेकर फार्मूला, मेन फार्मूला ये है। अब यहां से हम दो कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और R1 R2 के बराबर है तो क्या होगा, हमें यहां मिल जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो हमारा यही है। यहां से हम डिराइव कर सकते हैं कंडीशंस डाल के कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इट्स इमेज इज formed at focus, formed at focus। तो हमें पता है कि u will be infinity then image is formed at focus, तो v is equals to f। तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 1 अपॉन v के जगह f, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी विच विल बी u के जगह इंफिनिटी डाल दिया और हमें पता है कि ये 0 होता है, तो ये आ गया n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। सो हमें मिल गया 1 बाई f, अच्छा इसको मैं इक्वेशन 3 ले लेता हूँ, तो 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, इट इज आर इक्वेशन 4। अभी इक्वेट कर लें हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम देख रहे हैं इतना जो पार्ट है दैट इज 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, व्हाट यू विल गेट, ये पार्ट कितना है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट RHS दोनों के सेम है ना, तो वहां पे क्या लिख दूं 1 अपॉन f, एंड दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। आई होप आप लोग को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे।
So next part we have मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई अगर हम लोग लेंस के थ्रू देखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट अगर छोटा है तो उसको हम मैग्नीफाई करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, कि ऑब्जेक्ट छोटा सा बट इमेज बहुत बड़ा, तो दैट इज मैग्नीफाइड इमेज, राइट। और यहाँ कुछ बेसिक जो आपने 9th-10th में पढ़ा है उसका बेसिक है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं। तो हमने बेसिक पढ़ा है कि ये ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, हमने फोकस से पास करा दिया। दूसरा, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो इट विल नॉट डेविएट एट ऑल, सीधा सीधा निकल जाएगा, जहां पे दोनों रेज मिल गए वहां इमेज बन गया। तीसरा, हमें जरूरत नहीं है, हमारा 2 से ही काम चल जाता है। तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया h डैश है, या तो हम इसको सीधा I लिखें और h के जगह O कर दें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिया है, हाइट ऑफ इमेज को h डैश लिया है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिकॉज सारे डिस्टेंसेस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। और दूसरा केस ले लिया, ये बाई कॉन्केव लेंस, ये कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्केव लेंस में भी सेम कंसेप्ट हमें मिलता है। बस आप याद रखिए इसको, ये देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इमेज डिस्टेंस v है, एंड f इज द फोकल लेंथ, ये वाला जो पार्ट है वो f है, फोकल लेंथ, राइट। तो जो मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन सिंपली इसका डेरिवेशन हम लोग को नहीं है, बट आई विल राइट मैग्निफिकेशन का जो टर्म है, मैग्निफिकेशन मैं डेफिनेशन पार्ट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, तो मैग्निफिकेशन इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिंपल, मैं कैसा लिखता हूं पहले वो बता रहा हूं। मैं लिखता हूं v बाई यू इज इक्वल्स टू I बाई ओ, ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v क्या है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये टर्मिनोलॉजीज याद रखिएगा, इज इक्वल्स टू I क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, और इसी से हम यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। तो याद रखिएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसका और इसका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो वो भी पार्ट आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, दैट इज द पावर ऑफ लेंस वी हैव टू फाइंड आउट। कि पहले तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज 1 फोकल लेंथ, राइट। अभी हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, जब थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट में है, राइट। तो आप याद करिए, अभी इसके पहले हमने जो डिस्कशन किया था, क्या किया था कि लेंस मेकर फार्मूला निकाला था, 2 अलग अलग सरफेसेस थे, सिंगल सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो एक की वजह से, सरफेस की वजह से क्या इक्वेशन था, दूसरे की वजह से क्या इक्वेशन था, दोनों को हमने कंबाइन किया था, राइट। और उसमें जो बेसिक पार्ट पड़ा था कि एक सरफेस की वजह से जो इमेज बना, वो इमेज दूसरे सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है और उसका फाइनल इमेज कहीं और बनता है। बस वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में
हम मिनिमम दो लेंस ले रहे हैं, तो दो लेंस ले रहे हैं। एक लेंस ए है, एज यू कैन सी, वन लेंस इज ए, एक लेंस ए है और दूसरा लेंस है बी, राइट। आप इमेजिन करिए कि अगर लेंस बी नहीं था, सिर्फ लेंस ए था, तो सिर्फ लेंस ए था, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां से रे इंसिडेंट हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से सिर्फ ये लेंस था, तो यहां से इसका जो फाइनल इमेज है वो मान लेते हैं हम I1 पे बना। कहां पे बना? I1 पे, राइट। I1 पे किस लेंस की वजह से? लेंस ए की वजह से। अब दूसरा लेंस जब कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ? फिर से वही कंसेप्ट कि ये जो इमेज था ये ऑब्जेक्ट का काम किया एंड इट्स फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। अगर रिपीट करना है तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि सिर्फ लेंस ए था तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज इज फॉर्म्ड एट I1, ये I1 है, राइट। अब दूसरा, जब ये लेंस कांटेक्ट में आया तो ये जो इमेज था पहले का वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और उसका फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। होप सो ये पार्ट समझा, ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। तो आई विल राइट वही चीज कि फॉर लेंस ए, फर्स्ट आई विल राइट फॉर लेंस ए, लेंस ए के लिए हम लोग लिख लें तो फॉर लेंस ए, लेंस ए के लिए ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है? लेंस फार्मूला याद है आपको? लेंस फार्मूला इज 1/v minus 1/u is 1/f, राइट? यस। तो v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो सिर्फ मैं जब बात कर रहा हूं सरफेस ए के बारे में, लेंस ए के बारे में, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसका फाइनल इमेज इज फाउंड एट I1, ये I1 है पॉइंट, दिख नहीं रहा आपको, तो इमेज इज v v v, ठीक है, मैं इसको v1 लिया है, इमेज डिस्टेंस ये वाला v1 लिया है, तो v1 हो गया, माइनस ऑब्जेक्ट तो वही है u इज इक्वल्स टू 1/, इसका फोकल लेंथ इज f1। ये लेंस ए की बात कर रहे हैं हम लोग according to lens maker formula, that is our equation 1. Now for when lens B comes in contact, when lens B comes in contact, जब लेंस B कांटेक्ट में आया तो फिर से अब ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? V1 will act as object और उसका फाइनल इमेज इज फाउंड एट V। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे? V1 रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज इज V और U के जगह हम क्या रखेंगे? वही मैं बार बार बोल रहा हूं, V1, तो -1/V1 इज इक्वल्स टू 1/B का फोकल लेंथ कितना है? f2 है। दिस इज आवर इक्वेशन 2। दोनों को ऐड करें, सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, सो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा हमें? 1/V1 माइनस 1/U, LHS को LHS में, प्लस 1/V minus 1/V1 is equals to 1/F1 plus 1/F2। आप देख रहे हो ये माइनस में, ये प्लस में, टर्म गेट कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? ये प्लस वाला पहले लिखता हूं मैं,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ मैं, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक है, बट आइडियली हमें क्या पता है कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज 1 अपॉन एफ, बट इफेक्टिव मतलब कंबाइन। तो हम यहां पे इसको लिख देते हैं कि लेट एफ इफेक्टिव या टोटल बी द रिजल्टेंट फोकल length. So therefore 1 upon v minus 1 upon u क्या हो जाएगा, 1 upon f effective is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2। तो ओवरऑल हमें 1 upon f टोटल भी लिख सकते हैं इज 1 upon f1 plus 1 upon f2। एंड पावर ऑफ अ लेंस ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि सिंस पावर of lens is 1 upon focal length and f should be in meter, right? And unit of power is diopter, that is capital D। तो आई होप ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज समझ में आया। अगर 3 लेंसेज होंगे तो 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 और पॉसिबल केसेस होंगे। तो आई होप ये भी पार्ट आप लोगों ने अच्छे से समझा है। तो इस वीडियो में आज हमने इतना ही कवर किया है। नेक्स्ट एक वीडियो होगा जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होगा पूरा, जिसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के ऊपर जो भी उसका डेरिवेशन कंसेप्ट है दैट विल डिस्कस। आई होप आज जो इस वीडियो में हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है प्रॉपरली वो आप लोग को समझा है। और अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया, सारे डेरिवेशन समझ में आए, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।